एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट मैनिया। दिस इज चित्रा और आज मैं लेक्चर 3 द लिविंग वर्ल्ड का स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर इससे पहले की दोनों लेक्चर्स आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक ऑन माय चैनल। मैंने दोनों वीडियोस अपलोड कर दी है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। दोनों को देखने के बाद ही इस तीसरी वीडियो को आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज़ चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। वन मोर थिंग, जब मैं चीज़ें पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखना, सो दैट सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होती जाए। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, like, share and comment, and don't forget to press the bell icon. So without any further ado, let's get started. तो शुरू करते हैं इस तरीके से। इससे पहले की दो लेक्चर्स में मैंने रिप्रोडक्शन तक पढ़ा दिया था। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो शुरू करते हैं। आज का हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है मेटाबॉलिज्म है। ओके, एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको बोल्ड ले लूँ। ठीक है, नाउ इट्स फाइन। Another characteristic of life is metabolism. All living organisms are made up of chemicals. जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ग्रोथ थी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन थी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो एनसीईआरटी हमें बता रहा है वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल से बने होते हैं। दीज केमिकल्स, स्मॉल बिग, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular. तो देखो, ये वाली लाइन देखते हैं हम। एक सेकेंड, इसे इरेज कर दूँ। ठीक है, सो ये केमिकल स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस के भी होते हैं, डिफरेंट साइजेस भी होती है और फंक्शंस भी इनकी वैरी करती है। मतलब लोकेशन के बेसिस पे इनकी फंक्शन भी वैरी करती है। कभी ये छोटे साइज़ के हो जाते हैं, कभी वो बड़े साइज़ के होते हैं, कभी उनकी फंक्शन कुछ और होती है तो कभी कुछ और होती है, एट्सेट्रा। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड, मतलब बन तो रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली, लगातार वो बनते जा रहे हैं। एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है कि वो बन के एज इट इज़ रह जा रहे हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम अनदर फॉर्म। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते जा रहे हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इसी कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस। मैं आपको बता रही हूँ। एक सेकेंड। ओके, सो मैं स्लाइड लेके आपको समझाती हूँ। देखो, देखो, सच दैट कि कोई ए है, ठीक है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जहाँ पे ए हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, और बी हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये एक तरीके का कन्वर्जन हो गया, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और यहाँ एनसीईआरटी में इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, अगर आप केमिस्ट्री के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या होता है कि जब ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं, मतलब सच दैट कि दो कार्बन कार्बन के बीच में ये ओल्ड बॉन्ड है, ये टूटेगा और फिर न्यू बॉन्ड, सपोज कि CX, यहाँ पे कार्बन कार्बन था और यहाँ पे X भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, मान लेते हैं HX। तो मैं जस्ट एज अ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इसको डेप्थ में मत लेना, ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है। तो ओल्ड बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड जब फॉर्म होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, या एक सिंपल वे में आप याद रखो,
एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, भिड़ेंगे और उसके बाद वो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरफ भी जा सकती है और इधर भी आ सकती है। मतलब दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल खुद को तोड़ तोड़ करके दो छोटे मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। आई होप गाइस जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक सेकेंड। मैं पेन का कलर थोड़ा, हाँ ये कलर ठीक है, ठीक है। सो these conversions are chemical reactions और metabolic reactions। conversion आई होप आपको समझ में आ गई होगी। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular। मतलब 1, 4, 5, 10 इस तरीके के reactions नहीं चलते हैं हमारे body के अंदर। thousands of reactions जो होते हैं वो चलते हैं हमारे body के अंदर, एक living organisms के अंदर। साथ ही साथ एक अगर शुरू हुआ है तो ये नहीं कि 10 घंटे बाद दूसरा reaction शुरू होगा, नहीं। मतलब एक अगर शुरू हुआ है तो लगातार साइमल्टेनियसली सब के सब चेन रिएक्शन के थ्रू बनते चले जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस होते जाएंगे। ठीक है, चलो एक चीज़ और ये बता रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किसी भी तरीके के ऑर्गेनिजम्स में होगा, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, एक सेल का बना है या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। ठीक है, तो उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सारे के सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, फंगी, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो सम टोटल कहने का क्या मतलब है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो, मेटाबॉलिज्म मेनली क्या होता है ना कि ये मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म मेनली दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक को तो हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है, एंड अनदर वन इज़ व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म। ये राइटिंग मेरी बहुत ख़राब होती जा रही है, बट ओके लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। देखो अगेन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है, या दो अंदर में भी इसके दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, जिससे हम लोग पहले वाले को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं और दूसरे वाले को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, देखो तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म मैं बताती हूँ। तो कैटाबॉलिज्म देखो मेनली क्या होता है, कैटा काटा, काटा क्या होता है, तोड़ना, है ना। तो अगर बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना है छोटे 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 पार्टिकल्स में, तो इसे हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। सिमिलरली अगर छोटे 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 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। और कंबाइन करते हुए इस एनाबॉलिज्म को और कैटाबॉलिज्म को, ये दोनों के दोनों जब आपस में, एक सेकेंड, अच्छा छोड़ो, तो आपस में जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जब मिल जाता है तो इसे हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दोनों की जो कंबाइंड रिएक्शंस है उनका सम टोटल जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आई होप सम का मतलब आपको समझ में आता होगा। सम का मतलब दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, ओके, सो या नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप सेल फ्री सिस्टम में अपनी बॉडी से बाहर भी परफॉर्म कर सकते हो। An isolated metabolic reaction, reactions outside the body of an organism, perform
इन अ टेस्ट ट्यूब इज़ नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो इन्होंने तो बताया कि सेल फ्री सिस्टम में अपनी बॉडी के बाहर जो रिएक्शन आप कर रहे हो उसमें भी मेटाबॉलिज्म आप बता सकते हो। तो इस तरीके के रिएक्शन को उन्होंने इन विट्रो रिएक्शंस बोला है, मतलब टेस्ट ट्यूब वाला रिएक्शन बोला है। अब ये टेस्ट ट्यूब वाला जो रिएक्शन है, ये जो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रहा है या मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, उसको उन्होंने बोला ये तो नॉन लिविंग थिंग भी नहीं है और लिविंग थिंग भी नहीं है। तो ये क्या है? लिविंग रिएक्शंस है। क्या है? ये लिविंग रिएक्शंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ इसको आप एक तरीके से एनसीईआरटी के साइड बाय साइड प्लीज़ लिख दो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना करके। ठीक है गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी स्ट्राइक आउट होगी जो समझ में नहीं आई है आपको, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं कोशिश करूँगी दोबारा आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, ओके। नाउ hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms, without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things, but surely living reactions. ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले ये चीज़ समझा दी है, बट अगेन मैं इसे रिपीट कर देती हूँ कि मेटाबॉलिज्म इसका मतलब क्या है कि एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड पर हाँ, ये चीज़ एक और बोल रही है एनसीईआरटी, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर रही है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाल के एक आउटसाइड इन्वायरमेंट में सेल फ्री सिस्टम में जो एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस किया था इन विट्रो, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो लिविंग थिंग्स भी नहीं है, नॉन लिविंग थिंग भी नहीं है, बट हाँ श्योरली एक लिविंग रिएक्शन है। एकदम श्योरली होकर के, एकदम श्योर होकर के एनसीईआरटी कह रही है क्या है ये इन विट्रो वाला जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शंस है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इस तरीके से एनसीईआरटी कंक्लूजन पे आती है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइफ फॉर्म्स का, बॉडी का, वो डिफाइनिंग फीचर है हमारे लाइफ फॉर्म्स की। आई होप गाइस यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। तो अब ये चौथे अपने कैरेक्टरिस्टिक पर आ रहा है। तो पहला तो हम लोगों ने ग्रोथ पढ़ा जिसमें एक्सेप्शन मिला, इसी वजह से वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा जिसमें अगेन एक्सेप्शन मिला। किसका किसका एक्सेप्शन मिला? म्यूज का एक्सेप्शन मिला, वर्कर बीज का मिला, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स का मिला। तो ये सारे एक्सेप्शन आने की वजह से वो रिप्रोडक्शन जो है हमारा वो डिफाइनिंग फीचर करार नहीं हुआ। थर्ड जो हमारा है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में विदाउट एनी एक्सेप्शन वो डिफाइनिंग फीचर है हमारी। ठीक है, और लास्टली नहीं, इनफैक्ट हाँ, जो नेक्स्ट है हमारा वो है तो ये बोल रहा है कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बात समझनी चाहिए कि जो उनके अराउंड, उनके सराउंडिंग जो होती है उसे भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई 3 तरीके की हो सकती है। पहला तो हमारा फिजिकल है, दूसरा केमिकल है और तीसरा बायोलॉजिकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें उतना कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो सकते हैं, सो विच इज़ वाई मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले रही हूँ। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। ऊपर वाले ने हमें सेंस ऑर्गन्स दे रखी है और उसी के थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, सेंस करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। प्लांट एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करती है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं आप एक बार फिर से देख लेना। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। तो ये कह रहा है एनसीईआरटी, ये लाइन कह रही है, मैं इसे एक बार मार्क कर देती हूँ लाइट कलर से। ओके, तो एनसीईआरटी कह रही है कि सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो, वो सेंस करते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज़ को। तो वो इन्वायरमेंटल क्यूज़ को क्या करते हैं? इन्वायरमेंटल क्यूज़ का मतलब इन्वायरमेंट के
थ्रू दिया हुआ इशारा उसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन रिस्पॉन्ड करते हैं? सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे आप प्रोकैरियोट्स मानो या चाहे आप यूकैरियोट्स तक ले जाओ। मतलब प्रोकैरियोट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूकैरियोट, आप वहाँ तक चले जाओ, आपको देखने को यही मिलेगा कि ये सभी के सभी इन्वायरमेंटल क्यूज़ को क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहने का ये मतलब है कि फोटो पीरियड जो होता है वो जो होता है ना, वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन किसमें? सीजनल ब्रीडर्स में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। तो प्लांट और एनिमल्स में बेसिकली कुछ जो होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं होते हैं जो सीजनल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सीजनल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सीजनल रिप्रोडक्शन, इन्हें हम लोग सीजनल ब्रीडर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। तो इन्हें कौन अफेक्ट करता है? इन्हें मेनली जो होते हैं वो फोटो पीरियड अफेक्ट करता है। तो फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो मतलब लाइट होता है, पीरियड मतलब ड्यूरेशन होता है। तो लाइट के प्रेजेंस में जो ड्यूरेशन होता है ना, लाइट को मतलब कितना ड्यूरेशन लाइट का ऑर्गेनिज्म को चाहिए, तो उसे हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रॉपर ब्रीड करने के लिए। तो ये एक तरीके का क्रिटिकल पीरियड भी है। मतलब मान लो कि अगर आपको एम्बियंट लाइट नहीं मिली, सपोज मैं जस्ट लाइट का एक एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। एम्बियंट लाइट मतलब अगर एक्चुअल लाइट आपको नहीं मिली, चाहे आप इससे ज़्यादा दे दो या इससे कम दे दो, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये ब्रीड नहीं करेंगे। आई होप गाइज ये चीज़ आपके लिए क्लियर होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार और इसको आप इस वीडियो को पॉज करके फिर यहाँ से एक बार खुद से एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद फिर से इसको रिपीट करना, वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज़। तो सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म, छोटे हो बड़े हो, हर तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर आने वाली केमिकल्स को हैंडल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स देवर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इसी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें ये पता रहता है कि उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। जैसे कि देखो, कभी आप सपोज़ कि जैसे आपका घर बन रहा है और उसके बगल में एक डॉगी खड़ा है, तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस चल रहा है कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को वो डॉगी भी वॉच कर रहा होता है। करता होता है या नहीं करता होता है? मतलब आप बेसिकली खुद से एक अज्यूम करके देखो, खुद से एक एग्जाम्पल सोच करके देखो, वो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लिंक कर दोगे। तो मतलब हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक ना एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। तो ये बात तो चलो सच है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से अवेयर होते हैं, पर ह्यूमन बीइंग एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जिसे खुद का भी ख्याल है, वो इटसेल्फ मतलब खुद से ही, खुद का पूरा हिमसेल्फ वो क्या होता है? वो अवेयर होते हैं। दैट इज़ है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अवेयर मतलब खुद के बारे में अवेयर होने का मतलब होता है वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। होता है ना, कभी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम बोलते हैं कि हम बहुत अनकॉन्शियस हो गए, हम सारे बहुत अनकॉन्शियस हो गए, मैं बहुत अनकॉन्शियस हो गई हूँ। तो इस तरीके से ये सेल्फ कॉन्शियसनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किस में देखने को मिलती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद के बारे में कॉन्शियस होना, खुद के बारे में सोच विचार करने वाला, खुद के बारे में अवेयर रहने वाला, सोचने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है सिर्फ। सारे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स अपने बारे में अवेयर होता है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वजह से कॉन्शियसनेस जो होता है वो क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गई है। ठीक है, आई होप गाइज ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में इन चीज़ों को समझाया है, तो आगे बढ़ते हैं। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospitals virtually supported by machines which replace hearts and lungs. The patient is otherwise brain dead. एक second. The patient is otherwise ब्रेन डेड। तो देखो, ह्यूमन बींग्स के बारे में जब बात आती है तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिविंग स्टेट को डिफ़ाइन करना, बताना। आपने देखा होगा, नहीं अगर लाइव नहीं देखा है तो आपने कहीं पे टीवी पे देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा पेशेंट्स को जो कोमा में रहते हैं हॉस्पिटल में, जो कि बहुत सारे मशीन से वर्चुअली सपोर्टेड रहते हैं क्योंकि वो अनकॉन्शियस होते हैं। तो
उनकी जो हार्ट और लंग्स जो है ना, वो सारी मशीन उसको रिप्लेस कर देती है, ठीक है। हार्ट और लंग्स को रिप्लेस कौन करती है? मशीन्स कर देती है। तो ऐसे पेशेंट्स ब्रेन डेड होते हैं। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो वैसे पेशेंट्स को सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो क्या इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं आ पाते हैं, तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ये इस क्वेश्चन का जवाब जो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो या लिविंग फिनोमिनन जो हो रही है वो एक दूसरे से अंडरलाइंग इंटरैक्शंस होती है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करके ये चीज़ें बन रही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। सेल्स में टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होती है, पर हाँ बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बना मिल जाते हैं तो एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में प्रॉपर्टीज़ जो है ना टिश्यूज़ की नहीं प्रेजेंट होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, स्मूथ चल रही होगी आपकी जर्नी अभी तक की। आगे बढ़ते हैं। बट अराइज इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स आपस में मिल करके क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ टिश्यूज़ की क्या करते हैं, वो बताते हैं, और फिर वो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ जो है टिश्यूज़ की हमें पता चलती है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस अमंग द मॉलिकुलर कॉम्पोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल। तो इस तरीके से वैसे ऑर्गेनल भी आपस में मिल करके एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomenon is true in hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. तो इतनी सारी लाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने मार्क कर रखी है, प्लीज़ आप भी मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी में। आई होप आपके पास मार्कर होगा, नहीं है तो प्लीज़ पेन और स्केल के थ्रू ये सारी लाइंस को आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, ठीक है। देखो, इस वजह से ये कहा जा सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, मतलब ये रेप्लिकेट करते हैं, बिल्कुल रिप्रोड्यूस करके, डिवाइड करके किसी भी तरीके से वो अपने जैसा रेप्लिका फॉर्म करते हैं। रेप्लिका मतलब बिल्कुल हूबहू अपने जैसे प्रोजेनी को बर्थ देते हैं, ठीक है। इवॉल्विंग होते। एक चीज़ और आप याद रखना कि हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बहुत इवॉल्विंग है। मतलब पहले तो हम लोग क्या थे, एक मंकी थे, एप्स थे, और फिर एप से कन्वर्ट होते होते हम लोग ह्यूमन बींग्स बन गए। तो एक तरीके से इवोल्यूशन ही तो है, इवॉल्विंग ही तो है, हम लोग सारे इवॉल्विंग हैं, ठीक है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग है, तो हम लोग अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से रेगुलेट भी कर लेते हैं, आसानी मुश्किल किसी भी तरीके से, पर हाँ रेगुलेट कर लेते हैं। और इंटरएक्टिव सिस्टम से मतलब क्या हो गया, अगर आपको दूध चाहिए या आपको सपोज़ कि बिस्किट चाहिए तो आप जाके दुकान पे लोगे ना, तो एक तरीके से एक दूसरे से हम लोग कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट और टू अ लार्ज एक्सटेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्ट है, इंटरैक्ट है, ठीक है। केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ करके इंटरैक्ट करके हम लोग अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी क्या है, स्टोरी है कि आखिर इस अर्थ पे लाइफ कैसे आई। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इस अर्थ पे इवोल्यूशन कैसे हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो भी एक स्टोरी है, बायोलॉजी उसके बारे में भी बताती है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको दो नए नए डेफिनेशंस मिले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड स्मूथ होगी, ठीक है। All living organisms, present, past, and future, are linked to one another by the sharing of common genetic material, but to varying degrees. तो देखो, ये बहुत सॉलिड लाइन एनसीईआरटी ने दी है, मैं आपको बता रही हूँ वो कैसे। देखो, हम लोग मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है। वेरिएशंस का मतलब कि आप एग्जैक्ट कॉपी तो अपने मम्मा पापा के हो नहीं, मतलब आपके मम्मा पापा की कुछ कुछ चीज़ें आप में होगी, इजंट इट। उसी तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है एक चेंज,
चेंज देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट आप रेप्लिका नहीं हो, एग्जैक्ट हूबहू, जैसे कि फ़ोटो आप खिंचाते हो अपनी तो आपको हूबहू आपकी जैसी फ़ोटो मिल जाती है, या आप आईने में खुद को देखते हो तो हूबहू आप बिल्कुल आपके जैसी इमेज बन जाती है, आपकी इमेज बन जाती है इनफैक्ट। तो उस तरीके से रेप्लिका नहीं हो आप, कहीं ना कहीं आप में वेरिएशंस देखने को मिला है। तो एनसीईआरटी वही बात कह रही है, ठीक है। एक दूसरे से लिंक तो है पर कहीं ना कहीं कॉमन जेनेटिक मटेरियल है हमारा, ऑब्वियसली, मतलब हमारे पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो है ही, पर वो वैरिंग डिग्रीज, मतलब कहीं ना किसी डिग्री पर वैरी कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत प्यारा सा टॉपिक आ गया है, तो आई होप कि मुझे कलर चेंज कर देनी चाहिए। तो मैं प्यारा सा ऑरेंज कलर ले रही हूँ, या मैं ब्लू लेती हूँ, ठीक है, आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, अब तक जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी थी वो बस एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, या आपको डिफाइनिंग फीचर समझाने के लिए वो ऐसी चीज़ें बता रही थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मतलब उनकी अपनी है, या कोई ऐसी चीज़ ही है जो चीज़ भी है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं उनके साथ। तो ये तो हो गया हमारा अभी तक का स्टार्टिंग का, जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में अब जो हम लोगों ने बताया है कि डिफरेंस देखने को मिलता है, तो किस किस तरीके की डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के स्पीशीज़, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो वो क्या हैं और कैसे हैं, वो चीज़ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. तो आप अगर अपने अराउंड देखोगे तो अलग अलग तरीके की चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसे आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, मतलब बंद आंखों से नहीं दिख पाएगा ऑब्वियसली। जब खुली आंखों से नहीं दिख रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ना नेकेड आई से नहीं दिख रहा है तो बंद आंखों से दिखना चाहिए। नहीं नहीं, आपको मैं बता दूं कि माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्हें देखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, ठीक है। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. हाँ, तो ये बात तो सच है। जैसे कि आप एक छोटी सी कम्युनिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे कुछ लोग होंगे, है ना। वैसे ही अगर आप बहुत मतलब आप वर्ल्ड टूर करने जाओगे तो बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने को आपको मिलेगा। तो इसी यही बात बता रहा है एनसीईआरटी कि जैसे आप बेसिकली एरिया आप इंक्रीज़ करोगे तो स्पीशीज़ मतलब ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी अलग अलग देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे मतलब उनमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see much a greater number and kinds of living organism in it. सही बात है, अगर आप घने जंगल में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके के स्नेक होंगे जो कि जो कि ट्रीज़ पे क्रॉल कर रहे होंगे, या मतलब नीचे ज़मीन पे क्रॉल कर रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलेंगी, बर्ड्स देखने को मिलेगा, मंकी देखने को मिलेगा, है ना। Each different kind of plant, animal or organisms that you see represents a species. अलग अलग तरीके के जो भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं वो उनकी अपनी अलग अलग जाति होती है, अलग अलग स्पीशीज़ होती है। तो देखो मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड, देखो सच दैट, देखो स्पीशीज़ बोल रहा है ना एनसीईआरटी, तो देखो डॉग होगी आपकी कम्युनिटी में आपके आसपास तो ये इनकी एक अलग स्पीशीज़ है, ह्यूमन की एक अलग स्पीशीज़ हो गई, कैट्स एक अलग आपस में एक अलग स्पीशीज़ फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स एक अलग स्पीशीज़ हो गए, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. तो ये कह रहा है एनसीईआरटी कि जो स्पीशीज़ का जो नंबर है वो कहाँ से रेंज है, 1.7, एक सेकेंड में इसे रेज कर देती हूँ, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है। सोच रहे हो कितने स्पीशीज़ हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हमारी डाइवर्सिटी है, मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे अराउंड, ठीक है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये बताता है बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अराउंड है, या अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेगा अपने अर्थ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है।
We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. तो जैसे जैसे आप नए नए एरियाज़ में जाओगे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जो इंडियन इंडियन फ्रॉग है वो अलग तरीके का होगा। आप ऑस्ट्रेलिया या कहीं दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहाँ की फ्रॉग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग तरीके के जो, चाहे आप न्यू और एरिया में जाओ या ओल्ड एरिया में जाओ, आपको अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जो देखने को आपको मिल रही है, इससे कलेक्टिवली हम लोग क्या कहना है, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और कितनी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगे, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। सो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गई होगी, आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो चीज़ें स्किप होती जाएगी हमारे ब्रेन में। एक चीज़ और, आप प्लीज़ इसको रिवीजन अपनी एनसीईआरटी को देते रहना, सो दैट आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जितनी भी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। रिवीजन इज़ अ की, मतलब आपको रिवीजन से ही पता चलेगा कि क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप भूल रहे हो, या कौन सी चीज़ है जो आपको याद है, या कौन सी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस बीच जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है, प्लीज़ आप एनसीईआरटी में भी ऐड कर लेना साइड बाय साइड, जो वैकेंट स्पेस दिया रहता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड इसी तरीके से मैं आप सभी के लिए प्यारे प्यारे वीडियोस ले आती रहूँगी। और आप प्लीज़ इन सारे वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, सो दैट अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो टिल देन, गुड बाय एंड अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।